स्टार्ट इवेंट मैडम यहाँ तो जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जी बेटा, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जी लेक्चर की समझ आ गई? कोड ऑफ एथिक्स। जी इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन रिवीजन में मैं चाह रही हूँ कि आपको जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो दोबारा करवा दूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक दो लेक्चर और भी आपको रिवाइज करवाए, तो उनमें से ये कोड ऑफ एथिक इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू। द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इज अ मॉरल इंटरप्राइज बेस्ड ऑन अ कमिटमेंट टू प्रोवाइड केयर। अब कोड ऑफ एथिक में डे फर्स्ट से आपको बताती आ रही हूँ कि ये क्या है। ये बेस्ड ऑन अ कमिटमेंट टू द प्रोवाइड केयर। पेशेंट को प्रोवाइड जो हमने केयर करनी है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। दैट इज द कोड ऑफ एथिक। Throughout history, nurses have confronted ethical dilemmas. तो जो थ्रू हाउ हिस्ट्री में जो भी हमने नर्सिंग की हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें थ्रू आउट जो है नर्सिंग की तरफ से डिलेमास कुछ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एथिकल इश्यूज अराइज ड्यूरिंग नर्सिंग प्रैक्टिस। अब वो डिलेमास क्या है जब हम प्रैक्टिस करते हैं? एथिकल इश्यूज अराइज ड्यूरिंग नर्सिंग प्रैक्टिस। जब हम नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं, नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है? जब हम क्लिनिकल एरिया में वार्ड्स में ड्यूटी करते हैं, तो देन ये जो है एथिकल डिलेमास और एथिकल इश्यूज अराइज होते हैं, बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स अबाउट लाइफ। बिकॉज लोगों के एटीट्यूड्स, वैल्यू, बिलीफ जो है वो
नर्स के एटीट्यूड्स वैल्यू बिलीव के साथ तो नहीं ना मैच कर रहे होते। क्वालिटी ऑफ केयर, डेथ, सफरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस एंड इक्विटी। अब उनको सिर्फ क्वालिटी केयर चाहिए होता, ठीक है। उस क्वालिटी केयर में डेथ है, सफरिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपने जस्टिस एंड इक्विटी ही देना है। अब डेथ की जहाँ पे बात आती है तो इसके लिए मैंने पूरा आपको एथनिज्म जो है वो पढ़ाया था, ठीक है, कि डेथ में हमने पेशेंट की केयर कैसे करना है। अब मीन जो मैं आप लोगों को बात एक कोड ऑफ एथिक जो है, जब यहाँ कल्चर डे आता है तो स्टूडेंट्स उस कल्चर डे में या किसी भी इवेंट पे जो है वो कोड ऑफ एथिक की बात करते हैं और ये कह रहे होते हैं कि जी जरा ध्यान से बोलना, मैडम रुबीना ने कोड ऑफ एथिक की बात करते नहीं यहाँ पे, ठीक है। कोड ऑफ एथिक मैंने बताया था कि हमारा बोलना, हमारा पेशेंट की केयर करना, हमारा आपस का बिहेवियर, और जैसे जो है मैंने बताया था कोड मीन के जो एक हमारे क्वालिटी ऑफ केयर और उसमें एक रूल्स रेगुलेशन जो सेट किए होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम केयर, बिहेव, एटीट्यूड्स, प्रैक्टिस पेशेंट के साथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ एथिक। ठीक हो गया। अब कोड जो है उसकी मैंने आपको जो प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी कि अगर कोड की डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिख सकते हो। कोड इज अ कलेक्शन ऑफ लॉज अरेंज इन अ सिस्टम। अब सिस्टम क्या है, हमारा प्रोफेशन। सिस्टम क्या है, नर्सिंग प्रोफेशन हमारा सिस्टम वो है, उसमें कलेक्शन ऑफ लॉज अरेंज इन अ, जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज होंगे उस सिस्टम के अंदर हमने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पेशेंट की केयर करनी। अब पेशेंट की केयर तो एक बात हो गई ना, उसमें आपस के बिहेवियर, जो कोलीग्स हैं हमारे, और इंटरलिंक जितने भी डिपार्टमेंट करते हैं उनके साथ हमारे बिहेवियर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ जो बिहेवियर होते हैं वो सारे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आते हैं। जब कोई डायलेमास आता है और उसमें कोई डिसीजंस लेना होता है तो वो डिसीजंस कैसे लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट अरेंज्ड एंड सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ लॉज रूल्स इन अ सिस्टम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जी। अब अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए कि व्हाट इज कोड, तो कोड क्या है, कोड इज अ कलेक्शन ऑफ लॉज या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन अ सिस्टम, सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एक्स्ट्रा। अब प्रिंसिपल की जहाँ पे बात आती है वो प्रिंसिपल कौन से हैं, वो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जितने प्रिंसिपल आते हैं वो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। कोड ऑफ ऑनर्स, प्रेवलेंट सिस्टम ऑफ मोरल इन अ सोसाइटी। थैंक यू हीरा जफर, लुबैना, फारिया, थैंक यू, तौसीफ थैंक यू, अली हमजा थैंक यू। ठीक हो गया। हाँ जी, ये आपको आ गया सिस्टम ऑफ सीक्रेट राइटिंग, सीक्रेट सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। जो चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाह रही हूँ वो जो कलेक्शन ऑफ लॉज अरेंज इन अ सिस्टम है उसमें, बेटा जस्ट अ मिनट होल्ड करना। जी बेटा,
मैंने जस्ट अ मिनट होल्ड किया था क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर से बात कर रही थी। जी, मैं जो चीज़ बतानी, आवाज़ आ रही है? अब मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने खुद ही माइक बंद किया था थोड़ी देर के लिए। जी बेटा, कोड ऑफ एथिक जो है उसमें जो है ऑनर दूसरों की, ठीक है, हमारा मॉरल बिहेवियर, हमारा सोसाइटी के अंदर बिहेवियर, हमारा पेशेंट के साथ बिहेवियर, हमारा कोलीग्स के साथ बिहेवियर, सिस्टम ऑफ सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग में मैंने आपको नर्सिंग प्लेज पढ़ाया था। उसमें जो नर्सिंग प्लेज में जो हम पेशेंट की हिस्ट्री लिखते हैं, उसमें कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं जो हमने पेशेंट के रिलेटिव को भी नहीं बतानी होती, वो पेशेंट और डॉक्टर या नर्स की ही होती हैं। ठीक हो गया। अब ये सारे जो है रूल्स, प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ ऑनर्स, मॉरल वैल्यूज ऑफ द पेशेंट, ठीक है, मॉरल इन अ सोसाइटी, सीक्रेट राइटिंग, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, सेंडिंग मैसेज जो है, एक्यूरेट, ऑनेस्टी, सब सारी चीज़ें जो है वो कोड ऑफ एथिक्स है। अब कोड ऑफ एथिक्स जब सिस्टम इसको किया जाता है तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए होते हैं जो आपको बताए गए हैं। अब उन रूल्स रेगुलेशंस के अंदर हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशंस भी आते हैं, क्लासरूम के रूल्स रेगुलेशन भी आते हैं, एग्जामिनेशन के रूल्स रेगुलेशन भी आते हैं, पेशेंट की केयर के रूल्स रेगुलेशन भी आते हैं, और आपस में एक दूसरे के साथ गुड बिहेवियर, टीचर के साथ गुड बिहेवियर के रूल्स रेगुलेशन आते हैं। अब कोड ऑफ एथिक्स पे मैं इतना जोर आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ, ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। होल लाइफ जब आपका कुछ मिसकंडक्ट आप करते हो क्लास में, बिहेवियर एक दूसरे के साथ आपकी कुछ फाइटिंग हो जाती है, तो कोड ऑफ एथिक जो है एक्टिवेट होंगे। वहाँ जो है उस टीचर को बुलाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो पनिश कर सकती है। ठीक है, अगर आप एग्जामिनेशन में कुछ जो है उस अकॉर्डिंग टू दैट सेट या कलेक्शन ऑफ रूल्स के अगेंस्ट कुछ करते हो तो भी आप लोगों को पनिश किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब केयर ऑफ द पेशेंट आप करते हो तो उसके अगेंस्ट कुछ करते हो तो तब भी आपको पनिश किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बारहा इसलिए बता रही हूँ कि आप सिर्फ ये ना समझें कि कलेक्शन ऑफ लॉज अरेंज इन अ सिस्टम सिर्फ पेशेंट की केयर के लिए है। ठीक है, मरियम शजर का क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ रूल्स दैट इम्प्लीमेंट ऑन दी पेशेंट विद हिज हर मॉरल एंड सोशल वैल्यूज इन अप्रोप्रिएट वे नोन। ठीक है मरियम, आपका जो है कोड ऑफ एथिक की डेफिनेशन आपने ठीक तो लिखी है, बट जो मैं आप लोगों के ब्रेन वॉश करना चाह रही हूँ वो सिर्फ पेशेंट की केयर नहीं है। आपने जो लिखा है कलेक्शन ऑफ रूल्स दैट जो इम्प्लीमेंट ऑन the patient in his her moral and social values in appropriate way in known as code of ethics that a nurse apply। तो that doesn't mean ये पेशेंट की केयर के लिए ही अप्लाई करना है। मैं आपको रिपीटेडली ये चीज़ क्लासरूम में भी बता चुकी हूँ। इस मॉरल वैल्यूज़ को हमने अपने एग्जामिनेशन, अपने हॉस्टल, अपने क्लास और अपने टीचर्स के साथ भी ऐसे ही मेंटेन रखना है। इज इट क्लियर मरियम शजर? जी, एथिक्स, अब कोड की बात हो रही, दैट इज द कलेक्शन या सेट ऑफ लॉज और रूल्स रेगुलेशन इन अ सिस्टम। ठीक है, अब एथिक्स क्या है? एथिक्स इज द साइंस ऑफ मॉरल, रूल्स ऑफ कंडक्ट। ठीक हो गया। अब साइंस ऑफ मॉरल्स एंड रूल ऑफ कंडक्ट दो अलग-अलग चीज़ें हैं ना। साइंस ऑफ मॉरल्स जो हमारे मॉरल बिहेवियर है, हमने साइंटिफिकली प्रूव करना है कि हम जो पेशेंट की केयर कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पेशेंट की केयर बताया था, ठीक है, कि पेशेंट की केयर के लिए हमने केयर प्लान बनाना है और उस केयर प्लान को साइंटिफिकली हमने अप्रूव करना। अब जितनी भी हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, उस हिस्ट्री में जो है हमारी एक आर्ट, एक टेक्निक, एक एक्सपीरियंस और एक नॉलेज होता है, बट उसको साइंटिफिकली ऑफ द मॉरल्स करने के लिए हमें उसको साइंटिफिकली
मैंने बताया था कि आप उसकी इन्वेस्टिगेट कराओगे, ठीक है। वो कि आपको हिस्ट्री लेते हुए साइन सिम्टम से पता चल जाता है कि पेशेंट को कोरोना है, पता चल जाता है कि पेशेंट को टाइफाइड है 90% तक, बट हमें उसको साइंटिफिकली जो है प्रूव करने के लिए हमें जो है वो क्या करना होगा, लैब इन्वेस्टिगेशंस करवानी होगी, ताकि हमें कोई जो है इसके अगेंस्ट बात ना करे कि ये जो आपने लेबल की है जो डायग्नोज, वो डायग्नोज आपकी ठीक नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने साथ साथ साइंटिफिकली जो है अप्रूव करना होता है, या हम रिसर्च बेस अब जो है हमारी पेशेंट की केयर जो है उसको हम रिसर्च बेस केयर, साइंटिफिकली केयर कह सकते हैं, ठीक है। उसे हमें हम रिसर्च करके उसको अप्रूव कराते हैं कि ये चीज़ हमने इतने पेशेंट की है, तो इतने पेशेंट में अगर हम 10 पेशेंट की कोई एक केयर करते हैं, ठीक है, उस 10 में से 8-9 पेशेंट हमारे ठीक हो जाते हैं, तो वो भी एक रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा रूल्स ऑफ कंडक्ट। रूल्स ऑफ कंडक्ट मीन कि हमने किया क्या है, आया हमने रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस की है, आया हमने एक्सपीरियंस बेस्ड प्रैक्टिस की है, हमने साइंटिफिकली प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब वो हमारा कंडक्ट देखा जाएगा कि पेशेंट ठीक नहीं हुआ, हमने बहुत मेहनत की, बट हमने उसको साइंटिफिकली या रिसर्च जो है बेस उसको प्रूव नहीं किया। दैट इज द इथिक। एथिक्स जो है वो हमारे मोरल बिहेवियर होते हैं, और उस बिहेवियर का डजंट मीन कि हमने जो बोल के अप्लाई करना, दैट इज बिहेवियर। जो हम साइंटिफिकली प्रूव करते हैं दैट इज आवर बिहेवियर, एंड जो चीज़ हम रिसर्च बेस करते हैं दैट इज बिहेवियर, जो हम केयर करते हैं दैट इज ऑल्सो बिहेवियर। वो हमारे कंडक्ट में शामिल होंगे कि रूल्स ऑफ कंडक्ट में हमने कौन से जो है मेथड यूज किए थे। बेटा इज इट क्लियर? जी। फंडामेंटल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? अब फंडामेंटल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कितनी चीज़ें आ गई हैं। फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखो आपके कितनी चीज़ें हैं, आप लोग इन जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना बेटा, इसके जो बैकग्राउंड रीज़न ये है कि मैंने पेपर उस हिसाब से सेट किए हुए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं चाह रही कि मेरे स्टूडेंट्स इतनी दूर बैठे हुए हैं और वो सफ़र हों और मेरे एग्जामिनेशन या वाइवास में फेल हो जाए। कुछ पेपर जब हम सेट करते हैं तो उसको टीचर स्टूडेंट्स को उसकी एक लिमिटेशंस होती है ना पेपर की, कि हमने किस तरह से सेट करना है। अगर हम उस पेपर के अकॉर्डिंग टू दैट सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस जाएं तो हमारे स्टूडेंट जो है मोस्टली फेल हो जाते हैं। तो अपने स्टूडेंट को पास करवाने के लिए मैं इतनी मेहनत करवा रही होती हूँ कि कुछ चीज़ें मैं बार बार रिपीट करा रही होती हूँ। जो चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ उसको आपने क्रिटिकली पढ़ना, उसमें अगर कोई चीज़ गलत कर देते हो तो आप लोगों का पास होना मुश्किल है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पेपर जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है। आपको मैं बताती चलूँ कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पेपर मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको बार बार कुछ चीज़ें रिपीटेडली पढ़ा रही हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे 4 चीज़ें अप्लाई होती हैं: टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रिवेंट इलनेस, टू रिस्टोर हेल्थ एंड एलिविएट द सफरिंग, ठीक है। अब ये चारों चीज़ें हमें अप्लाई करनी होगी। अब 1 बाय 1 भी इनको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। अब डेफिनेशन में नर्सिंग एथिक्स रेफर टू फिलोसफिकल inquiry about the moral dimensions of nursing practice। अब इसकी डेफिनेशंस क्या है? नर्सिंग एथिक्स रेफर टू फिलोसफिकल इंक्वायरी अबाउट द मॉरल डायमेंशंस ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस, अगर डेफिनेशंस आ जाए। अब कोड ऑफ एथिक्स जो है ये लिस्ट में नहीं पढ़ रही। अब कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिंग, कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिंग के लिए ये पूरी जो चीज़ें हैं
ये इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। इनको आप एक दफा रूल देख लेना। अब प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, assist the client to attain in maximum level of health in circumstances of normal health, illness, injury or in the process of dying, ठीक है। अब प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स क्या है? assist the client to attain his maximum level of health in circumstances of normal health, illness, injury or in the process of dying। जी बेटा, जो मैं आप लोगों को आजकल पढ़ा रही हूँ वो मैं आप लोगों को रिवीजन करा रही हूँ, इसलिए इस तरीके से बार बार रिपीट कर रही हूँ और फोकस कर रही हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर। जब मैं प्रॉपर लेक्चर दे रही होती हूँ तो मुझे इन चीज़ों को रिपीट में नहीं कर रही होती, ठीक है। मैं उन चीज़ों को रिपीट, वो फिर मेरा लेक्चर स्मूथली चल रहा होता, मुझे पता होता कि अपने 1 घंटे में वो लेक्चर मैंने पूरा करना है। ये है रिवीजन, और इस रिवीजन में मैं नहीं चाह रही कि कोई चीज़ मैं आपको रिवाइज भी कर दूं और कल आप लोगों की कोई चीज़ गलत हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, अवॉइड एनी अब्यूज ऑफ द privileged relationship which exists with the client and of the special access allowed to his person, property, residence और workplace। अब देखो वहाँ पे जो केयर थी वो मैक्सिमम लेवल ऑफ हेल्थ केयर जो है सर्कमस्टांसिस ऑफ द नॉर्मल हेल्थ, इंजरी, इलनेस और प्रोसेस ऑफ डाइंग, ये पेशेंट से रिलेटेड थी। और यहाँ पे जो है अवॉइड एनी अब्यूज ऑफ द प्रिविलेज्ड रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप जो है वो पेशेंट के साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ, अपने फेलोज के साथ, अपने जो है ड्यूटी फेलोज के साथ और इंटरलिंक जितने भी लोग हैं, ठीक है, सबके साथ जो आपके प्रिविलेज्ड रिलेशनशिप which exists with the client and of the special access allowed his person, प्रॉपर्टी, चाहे कभी किसी प्रॉपर्टी का हो जाए, रेजिडेंस और वर्क प्लेस, जहाँ जहाँ पे आप रहते हो। रूम के लिए आप जो हॉस्टलाइज है, मैंने अभी आपको बात बताई थी कि ये जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसमें एग्जामिनेशन, हॉस्टल, क्लासरूम के रूल्स रेगुलेशन भी सेट होते हैं। अब प्रॉपर्टी मीन कि आपके हॉस्टल की रेजिडेंसी से भी आपकी जो है सम टाइम आर्ग्यू या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम कर सकते हो, उन सबको हमने कोड ऑफ एथिक्स के अंदर लेके चलना है, उस सेट और रूल्स रेगुलेशन के। जहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ इश्यूज अराइज होते हैं, वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन की बुक को निकाल के उसके अकॉर्डिंगली पनिश किया जाता है। फिर ये नहीं देखा जाता कि हमें बैलेंस कैसे करना, देखा ये जाता है कि पेशेंट का बेनिफिट क्या है। तो फिर जो नर्सिस है या जो जिनको पता नहीं होता, जिन्होंने कोड ऑफ एथिक को अच्छे से पढ़ा नहीं होता, तो वो कहते हैं हमारे साथ जो है वो जस्टिस नहीं हुआ, पेशेंट या उसके अटेंडेंट्स की बात सुनी गई है, दूसरों की बात सुनी गई है, तो वो उसके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली जो है आके नर्स या स्टूडेंट को पनिश होती है, ठीक है, 90% तक। आगे चलते हैं। जी बेटा, मेरी बात बार बार वो कट इसलिए रही है कि आज से ना बाकी पूरी कॉलेज के लेक्चर स्टार्ट हो गए। आज से पहले सिर्फ आप लोगों को हम लेक्चर देते थे, तो जिसमें सिर्फ जो है सारी अटेंशन मॉडरेटर की और प्रेजेंटर की आप लोगों की तरफ से थी। लेकिन आज से पूरी क्लासेस जो हमारी ओल्ड फर्स्ट ईयर है उसको आज से सेकेंड ईयर के लेक्चर दिए जा रहे हैं, और जो सेकेंड ईयर थी उसको कॉलेज की तरफ से प्रमोट करके थर्ड ईयर के लेक्चर स्टार्ट कर दिए हमने।
और पूरे कॉलेज में जो है टीचर्स अपने अपने जो है ऑफिस में, कोई स्किल लैब में, कोई कहीं बैठे लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। अब जो है हम ज्यादा सफर कर रहे हैं। जो हमारे साथ पहले मॉडरेटर थे यानी कि फैसिलिटेटर जैसे गनीउल्लाह है, तो अब हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है। हम खुद आप लोगों के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, खुद से हम उनको जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, खुद से हम उसको मॉडरेट कर रहे हैं और खुद से ही हमने आप लोगों की अटेंडेंस लेनी है। पहले ये काम जो है वो 3 लोग मिल करके लेते थे और हम पूरा घंटा आपको लेक्चर देते थे, ठीक है। अब हम जो आपको मैं लेक्चर डेली के 2 देती थी, तो 2 मेरे थर्ड ईयर और 7 फाइनल ईयर के भी 6 लेक्चर मुझे रोज लेने होंगे। इसी तरह बाकी टीचर्स भी हैं, वो भी हर क्लास के 2-2 लेक्चर, हर क्लास के 3-3 लेक्चर, तो हर टीचर टू मच बिजी हो गया है। तो इसलिए हम लोग जो है आपको लेक्चर जो 1 घंटे का था वो 45 का लेक्चर देने के बाद अटेंडेंस खुद से लगाएंगे। अब मैं ये स्किप कर रही हूँ जो है एथिक्स, आपको समझ आ गई कि एथिक्स की अगर डेफिनेशन में कोई एमसीक्यूज आ जाए, कोई रिटर्न में आ जाए, तो आप लोगों को आना चाहिए कोड एंड एथिक्स, ठीक है, एंड देयर प्रिंसिपल्स, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स क्या है। The ethics of nursing provide professional standard of nursing activities which protect the nurse and patient, ठीक है। The international code of ethics are the fundamental responsibilities of a nurse are to conserve life and to promote health। आज आके जो है चाहे वो कोड ऑफ एथिक जो है प्रोफेशनल थे या इंटरनेशनल है, बात इनकी एक ही है। उसमें भी पेशेंट की केयर का बताया हुआ था, यहाँ भी जो है यही है। दी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स आर टू कंजर्व लाइफ एंड टू प्रमोट हेल्थ। बात तो वही बनती है ना, लेकिन अगर आपको ये एमसीक्यूज में आ जाए या किसी एससीक्यूज में आ जाए, तो आपको क्लियरली डिफरेंशिएट करना होगा कि 1-2 वर्ड जो चेंज हैं प्रोफेशनल जो है कोड ऑफ एथिक्स के या इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स के क्या है। आप लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है बेटा? मैम हॉस्पिटलाइजेशन वाली स्लाइड प्लीज शेयर कर दें। अब निदा देखो मैं आपको लेक्चर कौन सा दे रही हूँ और मेरे पे इतना प्रेशर कि मैंने 6 लेक्चर देने हैं। अभी मैं आपको बता के हटूँ, अटेंडेंस भी मैंने लेनी, मॉडरेट भी मैंने कराना है। मेरे पास एक इतना भी टाइम नहीं मैं कप चाय का पी सकूँ। आपको स्लाइड शेयर करनी होती है, तो वो मैं जब स्लाइड में आपको पढ़ाती हूँ तो पूरा वीक मेरी स्लाइड पे स्लैम पे खुला रहता है मेरा लेक्चर, ठीक है। अब अपने क्लास फेलोज के साथ जो है स्लाइड शेयर के लिए बात किया करो जी। अब मैं आपको जरूरी चीज आगे क्या बताना चाह रही थी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स क्या है? प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस, रिस्टोरिंग हेल्थ एंड एलिवेटिंग सफरिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। तो आपको ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैंने कुछ इस तरह से एमसीक्यूज बनाए जो आपको स्टेटमेंट जो है उसकी थोड़ी चेंज लगेगी, बट अगर आपको ये पढ़ा होगा तो आप स्टेटमेंट से आपको फौरन पता चल जाएगा कि मैडम ने क्या पूछा होगा, ठीक है। अप्लाई एथिक्स इन नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस में जो है एथिक्स किस तरह अप्लाई करने हैं। नर्स एंड पीपल, ये बेटा मैंने आपको चीज पढ़ाई थी कि नर्स एंड पीपल के साथ आप लोगों का जो है लिंक क्या होगा और बिहेवियर्स क्या होंगे। नर्सिस एंड प्रैक्टिस जो है उसमें आपके जो है प्रैक्टिस आपने कैसे करनी होगी। नर्स एंड प्रैक्टिस में आपने जो है आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपका एटीट्यूड्स, आपका एक्सपीरियंस, आपकी रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस, आपकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और आपकी साइंटिफिकली प्रैक्टिस, ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी नर्स एंड प्रैक्टिस में। अब पहले जो था वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते थे। जो नर्स जो ओल्ड हमारी प्रैक्टिस थी वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस थी, ठीक है। अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के साथ नर्सिंग प्रैक्टिस इज दी रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस
एंड साइंटिफिकली प्रैक्टिस। ठीक है, एविडेंस प्रैक्टिस तो हमारी है कि हमें एविडेंस देना होगा कि हमने अगर ये केयर किया है तो उसकी एविडेंस क्या है। एविडेंस क्या होंगे, पेशेंट की जो है हमने हिस्ट्री ली, उसके साइंस सिम्टम्स जो हैं वो एविडेंस होगा। जो हमने उसका पेशेंट की असेसमेंट की थी, पेशेंट का एग्जामिनेशन किया था, दैट इज द एविडेंस। उसमें हमने साथ साथ में लिखना है। एग्जामिनेशन के मैंने स्टेप बताए थे आप लोगों को कि एग्जामिनेशन के स्टेप क्या है। अब एग्जामिनेशन के हर स्टेप में अगर कहो तो मैं स्टेप रिपीट भी कर दे दूंगी आपको, लेकिन मैंने उन स्टेप्स को फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लेक्चर देते हुए जब आप यहाँ मौजूद थे तब भी आपको 1 बाय 1 जब मैं नर्सिंग केयर प्लान बनाना सिखाया तो असेसमेंट में वो सारे स्टेप एग्जामिनेशन के बताए थे। ठीक है, उसके बाद जब जैसे ही मैंने अपने दूसरे लेक्चर प्रेजेंट किए, जैसे एक्टिविटी एक्सरसाइज था, जिस तरह स्किन मैनेजमेंट था, तो उसमें मैंने रिपीटेडली आपको वो स्टेप सारे बताए थे। ठीक है, उन स्टेप में जो है मैं डिटेल में नहीं जाती, बट मैं नेम ले देती हूँ उन स्टेप्स के, कि जैसे नंबर 1 तो हमारी असेसमेंट ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, जब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जब एग्जामिनेशन करने लगते हैं सबसे पहले तो हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री के बाद ऑब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है, वो हो गया, और साइंस सिम्टम्स पेशेंट के देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं तो एग्जामिनेशन का फर्स्ट स्टेप जो है वो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जिसको हमने सिर्फ विदाउट टचिंग द पेशेंट ऑब्जर्व करना। ठीक है, दूसरा जो हमारा स्टेप था वो पैल्पेशन था, जिसको मैंने बताया था कि हमने ऑर्गन्स को पैल्पेट करना। जिस ऑर्गन की, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो हमने हार्ट को पैल्पेट करना। अगर उसने चेस्ट पेन का बताया तो हमने चेस्ट को पैल्पेट करना। अगर उसने लीवर का बताया तो हमने जहाँ पे वो हाथ रख के उसने हमें पेन बताएगी, हमारे पास नॉलेज है कि उसके हाथ के नीचे कौन सा ऑर्गन है, हमने उसको पैल्पेट करना होगा। ठीक है, उस पैल्पेशन में मैंने बताया था आपको कि किस तरह से पैल्पेट करते हैं, और उस पैल्पेशन में हमें नॉर्मल साइज और हमें जो है एबनॉर्मल साइज से पता चलेगा कि पेशेंट का लीवर, फॉर एग्जांपल पेशेंट का लीवर साइज छोटा है या बड़ा है। तो इसी तरह से पैल्पेशन के बाद मैंने अस्कल्टेशन बताया था। अस्कल्टेट मीन कि हमने सुनना है स्टेथोस्कोप के साथ। स्टेथोस्कोप के साथ हम जो है हार्ट साउंड, चेस्ट साउंड्स, एब्डोमिनल साउंड्स, उस पे मैंने बताया था आप लोगों को कि एग्जामिनेशन का ये जो स्टेप है इसमें हमें नॉर्मल साउंड्स और एबनॉर्मल साउंड्स, और नॉर्मल और एबनॉर्मल में कुछ जो है फ्लूइड, कुछ पस और कुछ एयर्स और कुछ नॉर्मल साउंड्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना आता होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ प्लूरल इफ्यूजन है या इफ्यूजन है या क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी डायग्नोज सेट करोगे। अब अस्कल्टेशन का जो है लास्ट स्टेप, नंबर 1 जो है ऑब्जर्वेशन था, नंबर 2 पल्पेशन था, नंबर 3 पे अस्कल्टेशन था, नंबर 4 पे जो था वो कौन सा स्टेप था, नंबर 4 पे, ठीक है, परकशन। ठीक है, परकशन नंबर 3 पे है। ऑब्जर्वेशन, पैल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन इज द 4th वन स्टेप। ठीक है, परकशन मैंने बताया था कि हाथ रख के उस ऑर्गन पे दूसरे हाथ की फिंगर्स जो है, जो हाथ रखा हुआ है उस फिंगर्स पे मारते हैं तो उसकी एक साउंड आती है, वो साउंड भी नॉर्मल और एबनॉर्मल साउंड होती है। अब ये चीज़ मैं समझा क्या रही हूँ, हमारी प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस देना है हमने कि हमने पेशेंट का जो एग्जामिनेशन किया उसमें जो है पेशेंट की साउंड जो थी वो ये थी, इसलिए हमने डायग्नोज ये किया। ठीक है बेटा, अगर उसमें फ्लूइड था तो क्या साउंड होगी, उसमें पस था तो क्या साउंड होगी, उसमें जो है प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं कि अगर उसमें पस हो प्लूरी से। ठीक है, असाइटिस है, उसके अंदर पानी है तो उसको हम असाइटिस बोलते हैं, तो उसकी जो साउंड है वो अलग होगी। अब काफ़ी मैंने लंबा कर दिया इसको,
अब नर्सिस एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन की तो बहुत बात होगी। नर्सिस एंड को वर्कर्स, नर्सिंग और को वर्कर्स के दरमियान क्या वैल्यूज ऑफ एथिक्स क्या होगी। एक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, वो कहाँ चले गए जी। प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स को भी आपने अच्छे से पढ़ लेना। अब 45 मिनट होने को जा रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स जो है ये जो है बेनिफिशेंस, जस्टिस, ऑटोनॉमी और वेरेसिटी, फिडेलिटी, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स कोड ऑफ एथिक्स है, इनको रिपीटेडली कई जगहों पे अप्लाई किया गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स कोड ऑफ एथिक्स क्या है। नेक्स्ट है नर्सिंग और पीपल, नर्सिंग एंड पीपल। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगाने जा रही हूँ। अभी हमारा जो लेक्चर है 45 मिनट का हुआ करेगा, 15 मिनट आपकी जो है वो अटेंडेंस पे लगेगी। अभी जो अटेंडेंस में लेने जा रही हूँ इस वक्त मैं स्टार्ट कर रही हूँ अक्सा नज़ीर, अक्सा नज़ीर। अक्सा नज़ीर ठीक हो गया। हीरा जफर, अक्सा नज़ीर जी। बेटा फटाफट प्रेजेंट लगाते जाओ। यहाँ अदील सलीम प्रेजेंट है। अदील सलीम मैंने सिर्फ 1 बार करना है। हीरा निम्रा, हीरा जफर प्रेजेंट है। अक्सर नज़ीर प्रेजेंट है। हीरा जफर प्रेजेंट है। निम्रा प्रेजेंट है। हीरा जफर प्रेजेंट है। अक्सर नज़ीर, हीरा जफर जी। हीरा जफर प्रेजेंट है। अक्सर नज़ीर, निम्रा, लुबैना, लुबैना यूसुफ, निम्रा, अक्सर नज़ीर, निम्रा, शिबा, शिबा ताहिर, अक्सर नज़ीर, लुबैना, निदा और अलीज़ा, हीरा जफर, हीरा जफर, अदीना, 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 अदीसा हो गया, लुबैना हो गया, नूरा हो गया, हीरा जफर हो गया, मरियम शजर, अफसा, मरियम शजर, मरियम शजर, हफ्सा हो गया, नूरा हो गया, मरियम शजर हो गया, अक्सा हो गया, शान से हो गया, अक्सा नज़ीर, शमीम से बहुत मुश्किल लग रही है। शमीम से अक्सा नसीर हो गई, हीरा जफर हो गया, शोर हो गया, शिबा हो गया, तौसीफ, फारिया, तौसीफ हुसैन, अली हमजा, सना करवा, सना करवा, निम्रा,
निशा, 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 Niसा, रोशनी, रोशनी, Sana Kambal, Lavanya, Nisha, Nisha, Nassim, Nisha, Nassim, Tifra, Article, Amber, Lavanya, Anisa, Othir, Nida, Fatima, Lavanya, Maria, Shajar, Safar, Hira Safar, Hira Safar, Hira Safar, Hira Safar. आपके पूरे हो गए टाइम? जी बेटा, आयशा इमरान प्रेजेंट है। आयशा इमरान अगर प्रेजेंट है तो टाइप करो। हिना रसूल, हिना रसूल, आयशा। महनूर, महनूर इज एब्सेंट टुडे। मिनाहिल जावेद, मोहम्मद साकिब रियाज, ठीक है। शिबा नहीं है, ओके। मोहम्मद साकिब रियाज, मुकद्दस परवीन, इनके नेम्स यहाँ लिस्ट में नहीं है, मैं एब्सेंट लगाने लगी हूँ। नुज़रत शफी, रोशना। जी बेटा, आप लोग तो प्रेजेंट हो, आपकी प्रेजेंट लग गई, जिनके मैं नेम्स कॉल कर रही हूँ। स्टूडेंट्स बार बार अपनी प्रेजेंट नहीं, जिसके मैं नेम्स कॉल कर रही हूँ सिर्फ वो अपने नेम्स लिखें। महनूर, ओके। मोहम्मद साकिब, ठीक है। मोहम्मद साकिब रियाज, महनूर, जी। रोशना प्रेजेंट है, ठीक है। मुकद्दस परवीन प्रेजेंट है। रोशना आपका हो गया, मुकद्दस कहाँ है? राबिया ज़िया, राबिया मुजीब और नुज़रत कहाँ है? रोशना आपकी अटेंडेंस हो गई है जी। राबिया मुजीब, राबिया ज़िया, राफिया नाज, रोनिका नहीं है। सना कमल है, सना दूसरी नहीं है। शमसा जावेद, तबीर सफदर, मरियम शजर प्रेजेंट है, आपकी प्रेजेंट हो गई है।
तबीर शजर कहाँ है? जैनब अजमत एंड आयशा इशफाक। राफिया नाज। इट्स ओके राफिया, आपकी लग जाती है। राफिया नाज आपकी हो गई है। हफ्सा नौरीन, हफ्सा नौरीन आपकी ऑलरेडी लगी हुई है। मैं एक दफ़ा आप अपनी अटेंडेंस टाइप नहीं करो, सबकी लग चुकी है। जिनके नेम्स में कॉल कर रही हूँ सिर्फ वो स्टूडेंट कॉल करें। ये बात कहाँ से? अब नहीं आए।